हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 9 के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। भूगोल चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रतिवर्ष एक न एक लघु उत्तरीय या दीर्घोत्तरीय प्रश्न निश्चित तौर पे पूछा जाता है। तो विश्वास है आप लोग इसको गौर से सुनेंगे और अपने कॉपी पर फेयर कर लेंगे। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न है, व्यापार क्या है? व्यापार क्या है या व्यापार से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वैच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा से। वस्तुओं एवं सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान को व्यापार कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यापार के कितने स्तर हैं? दूसरा प्रश्न है, व्यापार के कितने स्तर हैं? आपका उत्तर होगा व्यापार के 2 स्तर हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय व्यापार, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। व्यापार के 2 स्तर हैं, नंबर 1 राष्ट्रीय व्यापार, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं तो देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, मतलब कोई देश अपने भौगोलिक सीमा के अंदर या अपने देश के अंदर ही वस्तु का क्रय विक्रय, वस्तु का आदान प्रदान करता है तो उसे हम राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर ले, जब कोई देश अपने राष्ट्रीय सीमा को या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके, जब कोई देश अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करके किसी वस्तु का क्रय विक्रय करता है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय से आप क्या समझते हैं या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? आपका उत्तर होगा एक वस्तु से दूसरे वस्तु का विनिमय करना, मतलब अदला बदली करना। एक वस्तु से दूसरे वस्तु का विनिमय करना मतलब अदला बदली करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। यह व्यवस्था हमारे समाज में तब प्रचलित था जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व को लिखें। ध्यान देंगे, गौर से सुनेंगे। यदि आपसे प्रश्न करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व को लिखें, आपका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का किसी भी देश के आर्थिक विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का किसी भी देश के आर्थिक विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि संसार का कोई भी देश अपनी आवश्यकता के अनुसार सभी वस्तुओं का निर्माण नहीं कर पाता है। उसे किसी न किसी वस्तु के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है, मतलब दूसरे देश से वस्तु को खरीदना पड़ता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का किसी देश के विकास में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और इस संबंध में विद्वानों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक आर्थिक दबाव मापक यंत्र है जिसके द्वारा देश के जीवन स्तर का पता लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार को लिखें। मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार कौन कौन हो सकते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधार हैं राष्ट्रीय संसाधनों की भिन्नता, मतलब सभी देश में राष्ट्रीय संसाधन समान रूप से नहीं होते हैं। दूसरा, आर्थिक विकास की अवस्था,
तीसरा विदेश निवेश की सीमा, चौथा परिवहन एवं उसके साधनों की सुविधा, पांचवा जनसंख्या का आकार एवं सांस्कृतिक कारक, उसके बाद राष्ट्रीय आय, सरकार की नीतियां और व्यापार समझौता। तो ये 7 ऐसे कारण हैं, टॉपिक हैं, तथ्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पक्ष कौन कौन है? प्रश्न को ध्यान से गौर से सुनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख पक्ष कौन कौन हैं? आपका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख 3 पक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख 3 पक्ष हैं। नंबर 1 विश्व व्यापार का परिणाम, दूसरा विश्व व्यापार का संयोजन, तीसरा व्यापार की दिशा। अब विश्व व्यापार की परिणाम क्या है? अगर आपसे प्रश्न हो विश्व व्यापार परिणाम को डील करना है तो व्यापार में सम्मिलित वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक मूल्य, व्यापार में सम्मिलित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे हम व्यापार का या विश्व व्यापार का परिमाण कहते हैं। दूसरा विश्व व्यापार का संयोजन, इसमें वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान का अध्ययन किया जाता है। विश्व व्यापार के संयोजन में किस वस्तु का कितनी मात्रा में आयात किया गया, कितनी मात्रा में निर्यात किया जा गया, इसी का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है व्यापार की दिशा, तो कौन देश किस प्रकार की वस्तु का आयात और किस प्रकार की वस्तु का निर्यात करता है, इसको हम व्यापार की दिशा कहते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? विश्व व्यापार के संतुलन से आप क्या समझते हैं या विश्व व्यापार संतुलन क्या है? आपका उत्तर होगा विश्व के सभी देश, मतलब संसार के जितने भी देश हैं, कम मात्रा में या अधिक मात्रा में वस्तु का आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। संसार का सभी देश चाहे थोड़ी मात्रा में करे या ज्यादा मात्रा में करे, आयात निर्यात दोनों करता है। तो आयात और निर्यात के अंतर को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। लेकिन यह अंतर 0 के बराबर होना चाहिए। लेकिन अंतर क्या हो? 0 हो, नहीं होगा तो अनुकूल या प्रतिकूल हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है? अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है या अनुकूल व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा यदि किसी देश में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य, यदि किसी देश में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से अधिक है। यदि किसी देश में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य आयात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य से अधिक है तो उसे हम अनुकूल व्यापार कहेंगे। मतलब जितना का मंगाते हैं वस्तु दूसरे देश से, उससे ज़्यादा पैसा का हम उस देश में भेज देते हैं, तो इसे अनुकूल व्यापार करेंगे या अपने पक्ष में व्यापार हो गया। दूसरा है प्रतिकूल व्यापार या ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है? प्रतिकूल व्यापार या ऋणात्मक व्यापार संतुलन क्या है? आपका उत्तर होगा जब निर्यात की जाने वाली वस्तु की कीमत, आयात की जाने वाली वस्तु की कीमत से कम हो। जब निर्यात की जाने वाली वस्तु की कीमत आयात की जाने वाली वस्तु की कीमत से क्या हो? कम हो, तो उसे हम प्रतिकूल व्यापार या ऋणात्मक व्यापार संतुलन कहते हैं। मतलब निर्यात हम कम करें और आयात क्या करें? ज़्यादा करें। मतलब किसी देश को बेचे कम और उसे खरीदे ज़्यादा, तो इसको हम प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहेंगे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रकार हैं? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रकार हैं? तो आपका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 द्विपक्षीय व्यापार और नंबर 2 बहुपक्षीय व्यापार। नंबर 1 में क्या है? द्विपक्षीय व्यापार, नंबर 2 बहुपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार की बात कर लेते हैं। तो 2 देशों के द्वारा
दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाने वाला व्यापार द्विपक्षीय व्यापार कहलाता है। दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाने वाला व्यापार द्विपक्षीय व्यापार समझौता कहलाता है। दूसरा है बहुपक्षीय व्यापार। क्या है बहुपक्षीय व्यापार की बात कर ले तो जब एक देश बहुत देशों के साथ, जब एक देश बहुत देशों सारे देशों के साथ व्यापार करता है तो बहुपक्षीय व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न है व्यापार उदारीकरण क्या है। व्यापार उदारीकरण क्या है या व्यापार उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा व्यापार के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था को खोलना। व्यापार के उद्देश्य से अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके कार्यों को लिखें। विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसके कार्यों को लिखें। आपका उत्तर होगा विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन जिसको हम WTO, इसका संक्षिप्त नाम क्या है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई। सदस्य देशों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, मतलब विश्व व्यापार संगठन जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को सदस्य देशों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। पहले मतलब 1995 के पहले इसे गैट के नाम से जाना जाता था। यह विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है। विश्व के 164 देश इसके सदस्य हैं। भारत इसके संस्थापक सदस्य है। इसके कई काम हैं, जैसे पहला सदस्य देशों के बीच आपसी मनमुटाव को दूर करना, आपसी विवाद को दूर करना। दूसरा सदस्य देशों के बीच व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारण करना। तीसरा व्यापारिक क्रियाओं को वैश्विक आधार प्रदान करना, व्यापारिक क्रियाओं को वैश्विक आधार प्रदान करना। इसके अलावा दूरसंचार, बैंकिंग, बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में काम करना। अगला प्रश्न है विश्व के प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार समूह का नाम लिखें। विश्व के प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार समूह का नाम लिखें, मतलब संसार में जो क्षेत्रीय व्यापार संगठन कुछ हैं उसके बारे में नाम लिखना है आपको। तो आप लिखेंगे विश्व के क्षेत्रीय व्यापार समूह है नंबर 1 में CIS यूरोपीय संघ, लैटिन अमेरिकी एकीकृत संघ, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार संघ, पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का संगठन, दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार समझौता। आइए इसमें से कुछ पर चर्चा कर लें। एक प्रश्न है CIS क्या है। CIS क्या है? आपका उत्तर होगा CIS जिसका पूरा नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए 12 देशों का एक संगठन है। जैसा कि आप जानते हैं सोवियत संघ पहले एक था, 1991 ईस्वी में यह 15 भागों में बंट गया। तो उस 15 में से 12 देश मिलकर एक संघ बनाया। मतलब 1991 ईस्वी में रूस 15 भागों में बिखर गया, बंट गया, टूट गया। तो उस 15 देशों में से 12 देशों ने मिलकर एक संघ बनाया, एक संस्था बनाया, एक व्यापारिक समूह बनाया। उसी व्यापारिक समूह को CIS के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय बेलारूस के मिन्स्क नगर में। अगला प्रश्न यूरोपीय संघ क्या है। यूरोपीय संघ क्या है, इसके उद्देश्य को लिखें। आपका उत्तर होगा यूरोपीय संघ। आपका उत्तर होगा यूरोपीय संघ जिसकी स्थापना मार्च 1957 ईस्वी में यूरोप के 6 देश इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग के द्वारा किया गया। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स नगर में है।
वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 27 है, जो पहले 28 थी। इंग्लैंड इससे अलग हो गया। यूरोपीय संघ के उद्देश्य नंबर 1, सदस्य देशों के परस्पर आयात और निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध तथा कस्टम शुल्क को समाप्त करना। दूसरा, अन्य देशों के लिए भी सदस्य देशों की सीमा के समान कस्टम शुल्क समाप्त कर देना। समान कृषि नीति का पालन करना, समान परिवहन नीति का पालन करना, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना जिसके आंतरिक तथा बाजार प्रतिस्पर्धा कायम रहे। सदस्य देशों में आर्थिक नीतियों में समन्वय स्थापित करना, सदस्य देशों के आर्थिक नीतियों में समन्वय स्थापित करना, सदस्य देशों के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना तथा उसमें जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए यूरोपीय सामाजिक कोषों की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, नाफ्टा क्या है? नाफ्टा क्या है या नाफ्टा से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा नाफ्टा, जिसका पूरा नाम है उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार संघ, अंग्रेजी में नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में विश्व के 3 बड़े व्यापारिक सहयोगी देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के द्वारा किया गया। यह संगठन कच्चा तेल, कृषि उत्पाद, कंप्यूटर, स्वचालित पुर्जे आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है, ओपेक क्या है? ओपेक क्या है? आपका उत्तर होगा ओपेक, जिसका पूरा नाम पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्रों का संगठन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में इराक के बगदाद शहर में उन देशों के द्वारा किया गया जिनके आमदनी का, जिनके आय का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम निर्यात था। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम निर्यातक देशों में परस्पर समन्वय और एकता स्थापित करना है। वर्तमान समय में इसमें सदस्य देशों की संख्या 13 है, जो पहले 15 थी। 2 देश इससे अलग हो गए। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना नगर में। अगला प्रश्न है, साफ्टा क्या है? साफ्टा क्या है? आपका उत्तर होगा साफ्टा, जिसका पूरा नाम दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार समझौता, अंग्रेजी में इसे कहते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसकी स्थापना जनवरी 2006 ईस्वी में की गई। इसके सदस्य हैं बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं श्रीलंका है। मतलब 7 इसके सदस्य देश हैं, 7-8। इस संगठन का उद्देश्य अंतर प्रादेशिक व्यापार के कर को कम करना तथा व्यापारिक उदारीकरण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, पतन अथवा बंदरगाह किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे बंदरगाह किसे कहते हैं या पतन किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा बंदरगाह उस स्थान को कहते हैं। बंदरगाह उस स्थान को कहते हैं जहां जलयान ठहरता है तथा उस पर सामान को लादा या उतारा जाता है। बंदरगाह उस स्थान को कहते हैं जहां पर जलयान, जिसको आप लोग पनिया जहाज कहते हैं, ठहरता है। हम उस पर सामान को लादते हैं और उतारते हैं। फिर एक बार प्रश्न को पूछा गया था, बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार कहते हैं क्यों? एक बार प्रश्न पूछा गया था, बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार कहते हैं क्यों? आपका उत्तर होगा बंदरगाह, जिसे अंग्रेजी में पोर्ट कहते हैं। बंदरगाह जिसे अंग्रेजी में पोर्ट कहते हैं, पोर्ट लैटिन भाषा के शब्द पोर्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ द्वार होता है, द्वार। समुद्री पतन समुद्र के तट पर, मतलब किनारे पर स्थित वह स्थान होता है जहां पर देश के भीतरी मार्गों से
और समुद्री मार्गों का सम्मेलन होता है, जहाँ देश के भीतरी मार्ग और समुद्र मार्ग का मिलन होता है। और इसी मार्ग के द्वारा कोई देश अपने देश के वस्तु को दूसरे देश में निर्यात करता है और दूसरे देश से वस्तु को आयात करता है। इसलिए पतन को, चूंकि आयात निर्यात इसी रास्ते से, इसी गेट से होता है, इसलिए पतन को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है, पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है? पतन और पोताश्रय में क्या अंतर है? ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, बड़ी आसान उत्तर होगा। पतन उस स्थान को कहते हैं, पतन उस स्थान को कहते हैं जहां जलयान के खड़ा होने पर सामान को लादा और उतारा जाता है। मतलब जलयान जिस स्थान पर खड़ा होता है, जहां पर जलयान माने पनिया जहाज खड़ा होता है, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे पर जगह होता है, उस पर हम सामान को लादते हैं, उतारते हैं, उस जगह को पतन कहते हैं। अब पोताश्रय की बात कर ले तो पोताश्रय मतलब पोत के आश्रय, मतलब विश्राम का जगह, जहां पर जहाज ठहरता है, उसकी साफ सफाई होती है, जहाज का मरम्मत किया जाता है, उस स्थान को हम पोताश्रय कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है, पतन के प्रमुख प्रकारों का नाम लिखें। मतलब बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें, बंदरगाह को 3 आधार पर वर्गीकरण किया गया है। बंदरगाह को 3 आधार पर वर्गीकरण किया गया है। नंबर 1, मतलब नौभार के आधार पर, या निपटाए गए नौभार के आधार पर। तो नौभार के आधार पर बंदरगाह के 3 प्रकार हैं: औद्योगिक पतन, व्यापारिक पतन और विस्तृत पतन। स्थिति के आधार पर, तो स्थिति के आधार पर बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्देशीय पतन और बाह्य पतन। और विशिष्टीकरण के आधार पर बंदरगाह के 5 प्रकार हैं: तेल पतन, विश्राम या मार्ग पतन, पैकेट या फेरी पतन, इंटरपोर्ट पतन और नौसेना पतन। ये रहा भूगोल विषय के 12वीं कक्षा के भूगोल विषय के चैप्टर नंबर 9 के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। निश्चित तौर पे आप सब इसको गौर से सुने होंगे, समझ में आया भी होगा, और आप इसको बाद में ज़रूर लिख लेंगे ताकि परीक्षा के समय यह आपके लिए उपयोगी और लाभकारी सिद्ध हो। धन्यवाद।